हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का 5th टॉपिक है हमारा फ्रांस का संविधान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे फ्रांस की संसद का गठन, कि फ्रांस की जो संसद है उसका गठन किस प्रकार से किया गया। बच्चों, फ्रांस की संसद जो थी वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी फ्रांस में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इसकी संसद की जो है ये प्रमुख विशेषता थी, तथा इसके जो है उसके दो सदन हैं उससे ये मिलकर बनी थी। यानी फ्रांस की जो संसद है ये दो सदनों से मिलकर के बनी थी। इसका जो प्रथम सदन था उसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। यह जो राष्ट्रीय सभा है बच्चों, ये निम्न सदन भी इसको कहा जाता है, तथा इसका जो चुनाव है, राष्ट्रीय जो सभा है, इसका चुनाव भी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। यानी इसका जो राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यह जो व्यवस्था थी वो फ्रांस के 5वें गणतंत्र है का जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद 24 में ही स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर दिया गया था। तथा इसका जो दूसरा सदन है सीनेट, इस सीनेट के सदस्यों का भी जो चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, और इस सीनेट को जो है वो उच्च सदन भी कहा जाता है। यानी फ्रांस का जो द्वितीय सदन है सीनेट, इस सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है, तथा इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यह भी फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र का संविधान है उसके अनुच्छेद 24 में ही यह स्पष्ट रूप से लिखा गया या उल्लेख किया गया कि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो ये थी फ्रांस के जो संसद है उसका गठन। अब इसमें लेंगे अपन सबसे पहले राष्ट्रीय सभा की जो रचना है, इस राष्ट्रीय सभा की रचना किस प्रकार से की गई। बच्चों, राष्ट्रीय सभा है उसको फ्रांसीसी संसद का निम्न सदन कहा जाता है, और साथ ही इसको लोकप्रिय सदन भी है, यानी इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तथा पंचम गणतंत्र का जो संविधान है फ्रांस का, उसके द्वारा राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य है उन सदस्यों की जो संख्या थी वो 465 थी। कितनी थी इसके सदस्यों की संख्या? 465 थी। लेकिन इस समय यानी अब जो है वर्तमान समय में इसकी सदस्यीय संख्या जो है वो 577 है, 577 है। राष्ट्रीय सभा का जो चुनाव है बच्चों, इस राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जो है वो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य होंगे उन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। अब अपन लेंगे कार्यकाल। राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है बच्चों वो 5 वर्ष का है। यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। तो ये कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन इस अवधि से पूर्व यानी इस 5 वर्ष की अवधि से पहले भी जो है वो प्रधानमंत्री एवं संसद के जो दोनों सदनों के सभापतियों की मंजूरी से राष्ट्रपति के द्वारा इस सभा का गठन किया जा सकता है, और सभा को भंग करने या बंद करने का जो मुख्य अधिकार है वो किसको होगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय सभा के भंग होने से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन बाद जो है वो एक नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन होना आवश्यक है। यानी जो राष्ट्रीय सभा है उसके भंग हो जाने के बाद जो है उसके 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन के बाद जो है वो एक नई राष्ट्रीय सभा का जो है वो निर्वाचन हो जाना चाहिए। अब लेंगे अपन इसके अधिवेशन। बच्चों, संविधान के अनुसार यानी जो फ्रांस का पंचम गणतंत्र है उसके अनुसार संसद के वर्ष में, संसद जो है उसके वर्ष में 2 अधिवेशन जो है वो होने होते हैं, या 2 अधिवेशन होने आवश्यक होते हैं। पहला अधिवेशन जो है या प्रथम जो अधिवेशन होगा वो 2 अक्टूबर को होगा, और इसका दूसरा जो अधिवेशन होगा वो 2 अप्रैल को प्रारंभ होगा। ये अधिवेशन जो है ये 3 महीने तक चलते हैं। यानी ये जो अधिवेशन है, ये दोनों अधिवेशन जो है वो कितने महीने तक चलेंगे? 3 महीने तक जो है वो ये अधिवेशन चलते हैं। अब अपन लेंगे इसके सदस्यों के विशेषाधिकार। बच्चों, संसद के सदस्यों को सदन के भवन में जो है वो भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त थी। यानी फ्रांस के जो गणतंत्र था 5वां,
उसके संसद के जो सदस्य थे उन सदस्यों को सदन का जो भवन है उसमें भाषण की जो है वो पूरी स्वतंत्रता जो थी वो प्रदान की गई। किसी भी अपराध के लिए संसद के अधिवेशन के समय सदन की आज्ञा के बिना किसी भी सदस्य को बंदी भी बनाया जा सकता है और उस पर अभियोग भी चलाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है वो भी की गई थी। अब लेंगे इसके स्पीकर कि राष्ट्रीय जो सभा है, इस राष्ट्रीय सभा का जो सभापति एवं जो प्रधान है वो चुना जाएगा, जो कि पूरी अवधि के लिए चुना जाता है और उसका चुनाव जो होगा वो प्रथम सत्र की जो प्रथम बैठक है उसमें ही कर दिया जाएगा। अब लेंगे अपन सीनेट कि सीनेट जो है वो फ्रांसीसी संसद का कैसा सदन है, उच्च सदन है और एक स्थायी सदन होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा जो स्थायी सदन है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में जो सीनेट है ये उच्च सदन है और एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो 9 वर्ष के लिए किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए किया जाएगा? 9 वर्ष के लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे अपन इसके निर्वाचन। तो सीनेट का जो निर्वाचन है बच्चों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसके सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होगा? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अब लेंगे इसके सभापति। बच्चों, फ्रांस का जो गणतंत्र है उसके संविधान में सीनेट के सभापति जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है तथा सभापति जो है वो सीनेट की सभाओं की जो है वो अध्यक्षता करता है। यानी सभापति क्या करता है? सीनेट के जो सभाएं हैं उन सभाओं की जो अध्यक्षता करने का काम है वो सभापति करता है तथा सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो भी ये सभापति है वो करता है। अब लेंगे संसद के कार्य और शक्तियाँ। फ्रांस की जो संसद है उसके क्या फंक्शन है और क्या पावर है? तो सबसे पहला जो काम है वो ये करता है कि ये विधि निर्माण संबंधी जो भी कामकाज होते हैं वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी जो भी कामकाज होंगे वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा तथा निर्वाचन संबंधी जो भी कार्य होंगे वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा तथा वित्त संबंधी कोई भी जो है वो कानून बनाने का काम है वो सभी जो काम है वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा। और अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो संविधान संशोधन की वो भी जो पावर है वो किसको दिया गया है? संसद को। तो संसद जो है वो संविधान में संशोधन भी कर सकता है। अब अपन लेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले लेंगे अपन प्रस्तावना। बच्चों, फ्रांस का जो गणतंत्र चौथा है या चतुर्थ है उसी के समान या उसी की भांति जो है वो 5वां जो गणतंत्र है उसकी भी एक जो है वो प्रस्तावना है, वो है जो कि संविधान के यानी जिसमें प्रस्तावना में क्या होते हैं? प्रस्तावना में जो है वो संविधान के स्रोतों, आदर्शों व लक्ष्यों एवं राजनीतिक जो ढांचे हैं उसको ये अभिव्यक्त करती है। यानी प्रस्तावना जो है वो किसी भी देश के जो संविधान के स्रोत होते हैं, आदर्श होते हैं या उसके जो लक्ष्य एम जो होते हैं तथा राजनीतिक जो ढांचा होता है उसको ये अभिव्यक्त करता है। इसमें चौथे गणराज्य के संविधान है उसकी प्रस्तावना के 3 मूल जो सिद्धांत हैं उनको भी नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो दायित्व है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जो दायित्व व समुदाय है उसको भी इसके अंतर्गत जो है वो अपनाया गया है। प्रस्तावना की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने, कार्य करने के कर्तव्य, हितों की रक्षा करने एवं जो व्यापारिक संघ है उसमें शामिल होने एवं कानून की जो सीमाएं हैं उसमें हड़ताल करने के अधिकारों को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना जो है उस पर समाजवादी जो विचार हैं उस समाजवादी विचारों का स्पष्ट रूप से जो है वो हमें प्रभाव दिखाई देता है। सेकंड इसकी विशेषता है संकट काल का शिशु, यानी फ्रांस के जो संविधान है उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसको संकट काल का शिशु भी कहा जाता है। बच्चों, 1946 का जो संविधान का निर्माण किया गया था फ्रांस का, उस समय फ्रांस में मिश्रित जो व्यवस्था थी वो थी, यानी मिश्रित व्यवस्था थी। राजनीतिक जो है वो अस्थायित्व
और सैनिक विद्रोह के कारण वहाँ पर जो है बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो गृह युद्ध छिड़ गया था, या छिड़ जाने की जो है वो एक भय जो है वो व्याप्त था। यानी इस स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो है वो एकमात्र जो है वो सॉल्यूशन यही था कि कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति को जो है वो अधिक से अधिक जो है वो शक्तियाँ प्रदान कर दी जाए। और 1958 का जो फ्रांस का 5वां गणतंत्र का संविधान बना, उस संविधान के द्वारा तो उसमें इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई, इसीलिए इसको जो है वो संकट काल का शिशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है लिखित संविधान। बच्चों, फ्रांस का चौथा गणतंत्र है, उसके समान ही 5वां जो गणतंत्र का संविधान है वो भी, उसका भी जो उल्लेख है या प्रलेख जो है वो इसका लिखित रूप से किया गया है। और इसमें प्रस्तावना के साथ साथ जो है वो 95 धाराएं भी है। यानी इसमें प्रस्तावना तो है ही है और साथ ही इसमें 95 धाराएं हैं, जिन धाराओं को 15 अध्याय में 15 जो चैप्टर है उसमें उसको डिवाइड किया गया। इस कारण से जो यह संविधान है, इस संविधान का जो है ये एक पर्याप्त और संक्षिप्त है। यानी ये जो संविधान है फ्रांस का 5वां, ये पर्याप्त रूप से कैसा है, संक्षिप्त है, छोटा है। और इस संक्षिप्तता के कारण ही जो संविधान की अपूर्णता और अस्पष्टता जो है वो भी इसमें आ गई है। तो इसलिए फ्रांस का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। बच्चों, फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है या 5म गणतंत्र का जो संविधान है वो एक प्रकार से निर्मित संविधान है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो किसी संविधान परिषद के द्वारा नहीं किया गया। और इसका निर्माण जो है वो दी गॉल मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे और 39 सदस्यों की एक परामर्शदात्री सभा है, उस सभा के द्वारा किया गया था। तथा इस सभा को जो है वो संविधान परिषद इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों को विचारधारा की दृष्टि में रखा गया। उसने तो केवल दी गॉल की जो विचारधारा है उसको ही क्रमबद्ध रूप से प्रदान किया। एक व्यक्ति की जो विशेषता है उसकी विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे दी गॉल का संविधान है वो भी कहते हैं। यानी फ्रांस की जो संसद है उसको दी गॉल का संविधान है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक विशेष विचारधारा पर आधारित नहीं था, इसलिए इसको दी गॉल का जो संविधान है वो भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है असाधारण कैबिनेट की व्यवस्था। बच्चों, फ्रांस की कैबिनेट की जो व्यवस्था थी वो एक असाधारण व्यवस्था थी। यह न तो पूर्णतया जो है यानी पूरी तरह से ब्रिटेन से और न ही अमेरिका से जो है वो मेल खाती थी। यानी ये इस प्रकार की व्यवस्था थी, इसकी कैबिनेट की असाधारण व्यवस्था थी जो कि न तो पूरी तरह से ब्रिटेन से मेल खाती थी और न ही पूरी तरह से अमेरिका के संविधान से मेल खाती थी। यह कुछ यानी कुछ जो है वो ब्रिटेन से व कुछ अमेरिका से मेल खाती थी, पूरी तरह से नहीं खाती थी बल्कि कुछ तरह से जो मेल है वो खाती थी। जैसे एग्जाम्पल दें, अमेरिका के समान जो है वो इसके सदस्य जो थे वो विशेषज्ञ व तकनीक जो है उसकी ये होते थे। यानी इसके जो सदस्य होते थे वो कैसे होते थे, विशेषज्ञ और तकनीक। उन्हें राजनीति और तकनीकी क्षेत्र से है वो लिया जाता था। यानी उन सदस्यों को जो राजनीति से होते थे या तकनीकी क्षेत्र से जो होते थे उन क्षेत्रों से उनके सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता था। और वे अमेरिका के जो समान संसद के सदस्य है वो नहीं होते थे। यानी अमेरिका के समान जो संसद के सदस्य हुआ करते थे उस प्रकार के ये नहीं होते थे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 23 है उसका असंगति जो नियम है वो उन्हें संसद की सदस्यता से वंचित करता है। यानी फ्रांस का जो संसद का अनुच्छेद 23 है उसकी जो असंगति का जो नियम है वो उसे संसद की जो सदस्यता है उससे उसको वंचित रखता है। और दूसरी ओर ब्रिटेन के समान ही फ्रांसीसी जो कैबिनेट है उसकी सामूहिक रूप से
संसद के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के समान फ्रांसीसी जो संसद है वो फ्रांसीसी कैबिनेट पर आधिपत्य नहीं अपना जमा पाती है या जमा सकती है। प्रथम जो होता है यानी पहला, संसद की शक्तियों को इसमें क्या कहा गया है, युक्ति युक्त बना दिया जाता है। और दूसरा, इसमें निंदा का जो अविश्वास है उसके प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसको भी इसके अंतर्गत जो है वो कठोर बना दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो कैबिनेट की जो व्यवस्था थी वो एक तरह से असाधारण कैबिनेट की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। बच्चों, फ्रांस का जो संविधान है वो 1946 के संविधान जो है उसके समान जो है वो या उसकी भांति जो है वो 1958 का जो संविधान है वो भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित था। तथा संविधान का जो प्रथम जो अध्याय है, इसका पहला जो अध्याय है वो संप्रभुता से ही इसका जो है वो शुरुआत होती है या प्रारंभ होती है। और धारा उसकी 3 में भी यह कहा गया है कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होगी। यानी इसके जो अध्याय है या धारा जो 3 है उसमें यह कहा गया है धारा 3 में कि संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है और जनता जो है वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि संविधान जो है उसका निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन इसमें जनमत जो संग्रह है उसमें इसे जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ था बच्चों, उससे स्पष्ट यह होता है या इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान जो था वो एक जन इच्छा का ही परिणाम था। अब अपन इसकी लेंगे कठोर संविधान। ठीक है, कि फ्रांस का जो संविधान है बच्चों वो एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी जो है वो फ्रांस में कठोर संविधान को अपनाने की परंपरा रही। या 5वां जो गणतंत्र का संविधान है उसके चौथे गणतंत्र के समान यह भी जो संविधान था वो कठोर था। और इसके अनुच्छेद 89 है 89, उसके अनुसार संविधान में संशोधन के जो थे वो 2 तरीके थे। यानी संविधान में जो संशोधन करने के जो तरीके थे वो 2 तरीके थे। पहला तरीका तो यही था कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन जो है वो इसे 3/5 बहुमत से पारित भी कर दे तो यह संविधान का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। दूसरा इसका जो तरीका वो यह था कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य जो है वो स्वयं संशोधन विधेयक है वो प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के जो दोनों सदन हैं वो इसे पारित भी कर दे तो इसे जनमत संग्रह में जो है वो निर्वाचकों के सामने जो है वो रखा जाएगा, और निर्वाचकों का जो बहुमत है उन बहुमत के द्वारा ही इसका समर्थन किए जाने का भी जो है वो समर्थन है वो किए जाने पर यह संविधान का क्या बन जाएगा, एक अंग बन जाएगा। तो ये था इसके कि ये कठोर संविधान जो है वो ये फ्रांस के संविधान की विशेषता है। अब अपन लेंगे उसका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। कि फ्रांस के जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। बच्चों, 5वां जो गणतंत्र है उसके संविधान के द्वारा भी फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है उसको घोषित करते हुए यह कहा गया था कि राज्य जो है वो सभी विश्वासों का आदर करेगा, यानी सभी जो धर्म हैं उनका आदर करेगा, और सभी नागरिकों के बीच में जो है वो जाति या धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के जो है वो समानता स्थापित करेगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। बच्चों, फ्रांस का 5वें गणतंत्र के संविधान के द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो भी इसके अंतर्गत की गई थी, लेकिन इस संबंध में या इस बारे में जो व्यवस्था है वो संविधान के किसी अध्याय में करने की अपेक्षा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें की गई थी। यानी ये जो है अधिकारों की जो व्यवस्था है वो संविधान के किसी अध्याय या चैप्टर में करने के बजाय यह व्यवस्था संविधान की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में भी
इसके जो अधिकारों की जो व्यवस्था है वो कर दी गई थी। संविधान की जो प्रस्तावना थी वो 1789 के जो मानवीय अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसको स्वीकार इसमें किया गया था। और जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं उसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के सम्मानीय अधिकार जो थे वो भी प्रदान किए गए। और व्यक्ति को जो है वो स्वास्थ्य की, भौतिक उन्नति की, उसकी सुख सुविधा की और उसके परिवार की उन्नति का जो दायित्व है वो भी किसका होगा? राज्य का होगा। तथा शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य इसमें सुनिश्चित किया गया था। तो इस प्रकार से जो है वो फ्रांस के संविधान में जो है वो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट लेंगे संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। बच्चों, चौथे गणतंत्र में की जो धारा थी पहली, उसमें ही यह संविधान के गणतंत्रीय रूप का इसमें उल्लेख किया गया था। यानी चतुर्थ जो गणतंत्र था फ्रांस का, उसका जो प्रथम धारा थी यानी पहली धारा में ही संविधान का जो गणतंत्रीय रूप था, इस गणतंत्रीय जो रूप है इसका इसमें उल्लेख किया गया था। और पंचम गणतंत्र की जो धारा 2 है उसमें राज्य के जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय, जनतंत्रीय और गणतंत्रीय इन दोनों ही स्वरूपों का जो है वो उल्लेख किया गया। और फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र जो राज्य है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। बच्चों, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें जो है सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यही थी कि इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है इसका शासन व्यवस्था के जो तत्व है उनका समन्वय इसमें किया गया था। लेकिन फ्रांस का जो चौथा गणतंत्र था, फ्रांस के चौथे गणतंत्र जो है उसके संविधान में जो है वो फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था है उसको अपनाया गया। यानी फ्रांस का जो चौथा चतुर्थ गणतंत्र था उस गणतंत्र की व्यवस्था में जो है वो फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था है उस व्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन फ्रांस की जो विशेष राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के जो है वो कारण संसदात्मक जो व्यवस्था थी उसमें कई जो कमियां हैं वो अनुभव की गई। यानी उसमें बहुत सारी कमियां जो हैं वो अनुभव की गई थी, जिनके की कारण ही जो है वो पांचवा जो गणतंत्र बना फ्रांस का उसमें जो है वो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक जो तत्व थे उन दोनों ही तत्वों का जो है वो इसमें समन्वय किया गया या मिश्रण जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। यानी बच्चों, एक अत्यधिक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति जो पद है उसकी व्यवस्था जो है वो फ्रांस के संविधान में की गई थी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है वो भी वही नियुक्त करता था। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे उनको भी वही जो है वो नियुक्त करता था। वही कौन? राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता था। और उसके प्रत्येक कार्य पर जो है वो प्रधानमंत्री के जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो भी होने उसमें ज़रूरी होते थे। और उसे जो है किसे? राष्ट्रपति को जो है वो सैनिक और असैनिक जो है वो नियुक्तियां करने का तथा संधियां के लिए वार्ता करने, यानी जो भी संधियां हैं वो दो देशों के बीच में की जाएगी तो उन संधियों के लिए वार्ता बातचीत करने का और संसद के पास जो है वो संदेश भेजने का जो अधिकार था वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त था। तथा संविधान की जो धारा थी उस धारा की 5 जो है, संविधान की जो धारा 5 है उस धारा 5 में ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का तथा राज्य का क्या होगा? संरक्षक होगा। यानी फ्रांस की जो संविधान की धारा है 5 उसमें बच्चों स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया था कि जो राष्ट्रपति होगा फ्रांस का वो संविधान का और राज्य का संरक्षक होगा। तथा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो भी कितने वर्ष का होगा? 7 वर्ष का। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष का होगा, जबकि उसकी जो राष्ट्रीय सभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। जो
कि जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को बहुत ही निर्बल कर देती है। यानी जो ये राष्ट्रपति का तो कार्यकाल 7 वर्ष का है और राष्ट्रीय की सभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। तो ये जो बात है ये राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की जो स्थिति है उसको बहुत ही कमज़ोर बना देती है। और यह है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय सभा को भंग करके, यानी उस राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय सभा को भंग करके एक नए निर्वाचन का आदेश भी दे सकता है। किसका? राष्ट्रीय सभा का। कि विधायिका की जो है उसकी कानून बनाने की जो शक्ति है वो सीमित है। यानी विधायिका जो है उस विधायिका को जो कानून बनाने की जो पावर है वो भी सीमित है और यह केवल उन्हीं विषयों पर ही कानून बना सकती थी जिनकी की सूची है वो संविधान में दी गई थी, तथा इन विषयों के बाहर नियम बनाने का जो अधिकार था वो मंत्रिमंडल को प्राप्त था। यानी जो इन विषयों के अतिरिक्त कोई भी अगर नियम बनाने थे तो उन नियम बनाने का जो पावर, राइट है या अधिकार जो है वो मंत्रिमंडल को दिया गया था। अब नेक्स्ट है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित के जो शक्ति जो विभाजन है उसके सिद्धांत पर आधारित ये इसकी नेक्स्ट फ्रांस के संविधान की विशेषता है। बच्चों, फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है उसके संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत है उसको अपनाते हुए, यानी शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत को जो है वो अपनाते हुए ही जो कार्यपालिका और विधानमंडल है उन दोनों को अलग करने का जो प्रयास है वो किया गया। यानी इस शक्ति विभाजन के आधार पर कार्यपालिका और विधायिका का जो है विधानमंडल जो है उसको अलग अलग या पृथक करने का जो प्रयास है वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें किया गया था, तथा कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद के द्वारा न होकर के जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनको भी संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। लेकिन पंचम जो गणतंत्र है उसके संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरे तौर पर नहीं अपनाया गया। यानी जो 5वां गणतंत्र का संविधान बना फ्रांस में उसमें शक्ति विभाजन के जो सिद्धांत है उसको पूरी रूप से या पूर्णतः से जो है वो नहीं अपनाया गया। क्योंकि जो कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल विधानमंडल है उसके प्रति उत्तरदायी, यानी मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानमंडल के। और मंत्रीगण जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग भी लेते हैं, तथा शक्ति विभाजन सिद्धांत है उसको पूरे तौर पर अपनाना अव्यावहारिक होने के कारण जो है वो ऐसा किया गया था। अब लेंगे इसके राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। बच्चों, फ्रांस के 5वें गणतंत्र का जो संविधान है उसमें राजनीतिक दलों को जो है वो स्पष्ट रूप से मान्यता भी प्रदान की गई थी, तथा संविधान की जो धारा 4 है उसमें भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि मताधिकार की जो अभिव्यक्ति है उसका मुख्य साधन जो है वो राजनीतिक दल होगा। यानी मताधिकार की अभिव्यक्ति करने का मुख्य सोर्स जो होगा वो राजनीतिक दल होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, तथा राजनीतिक दलों का जो निर्माण है वो भी स्वतंत्रता पूर्वक से हो सकेगा और वे स्वतंत्रता के द्वारा, यानी स्वतंत्रता के साथ साथ जो है वो राजनीतिक कार्यों का जो संचालन है वो भी कर सकते हैं। यानी अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ जो राजनीतिक कामकाज है उन कामकाजों को भी वो कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय जो संप्रभुता और प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है, यानी राष्ट्र की जो संप्रभुता और प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का वे आदर करते हुए ऐसे काम करेंगे राजनीतिक दल। अब है इसकी विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। बच्चों, फ्रांस की जो न्यायालय है वो भारत या अमेरिका के न्यायालय है उसके समान या उसकी भांति जो है वो संसद के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर या रद्द नहीं कर सकती थी।
तथा फ्रांस में न्यायालय जो है वो भी कमज़ोर स्थिति के कारण जो है वो यह है, यानी फ्रांस की जो न्यायालय है उसका कमज़ोर होने का जो कारण है या रीज़न जो है वो यह है कि वहाँ की जो न्यायालय है वो अपनी शक्तियों को जो है वो भारत और अमेरिका के समान संविधान से प्राप्त नहीं करती, बल्कि संसद के जो कानून है उससे वो प्राप्त करती है। तो वहाँ पर जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। बच्चों, फ्रांस का जो नया संविधान है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संवैधानिक परिषद है उसके रूप में वहाँ पर एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जिसका कि समरूप जो था वो एक अन्य राष्ट्र में नहीं मिलता, यानी उसके समान जो है वो ऐसी व्यवस्था किसी भी राष्ट्र में या देश में नहीं देखने को मिलती है। संवैधानिक जो परिषद है उसकी भी व्यवस्था जो थी वो चौथे गणतंत्र में थी, लेकिन नई जो संविधान, पांचवा जो संविधान था उसकी रचना में जो है वो कुछ संशोधन किया गया और पहले की तुलना में जो है वो इसको और भी अधिक जो है इम्पोर्टेंस दे करके जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। और संवैधानिक परिषद में जो है वो 9 सदस्यीय हैं और ये 9 सदस्य जो है वो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे और 1/3 जो सदस्य थे इसके प्रति तीसरे वर्ष जो है वो हटा दिए जाते थे। तथा संवैधानिक परिषद है उसके द्वारा जो चुनाव है वो जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य भी किया जाता था। तथा इसके अतिरिक्त संकट काल की जो घोषणा है उससे पूर्व राष्ट्रपति के लिए ये ज़रूरी होता था कि वह संवैधानिक जो परिषद है उससे अपने विचार विमर्श करे या उससे जो है वो बातचीत करे। तथा संवैधानिक परिषद का जो एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी करना होता था। यानी संवैधानिक जो परिषद है उसका, संवैधानिक परिषद का एक कार्य जो है वो यह भी होता था कि वह चुनावों की व्यवस्था का निरीक्षण करे और उसके चुनावों के जो परिणाम हैं उन परिणामों की भी घोषणा करने का काम ये संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। बच्चों, अमेरिका, भारत और ब्रिटेन के समान फ्रांस में भी जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया। निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा कहा गया और उच्च सदन को क्या कहा गया था? सीनेट कहा गया। तथा राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार से होता था? प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता था, जबकि सीनेट के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 9 वर्ष के लिए किया जाता था। और इसके 3 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होते थे वो क्या हो जाते थे? सेवानिवृत्त हो जाते थे। तथा संसद के दोनों सदनों की जो शक्तियां थी वो समान थी, इसीलिए प्रस्ताव जो है वो दोनों सदनों के पास होना इसमें आवश्यक होता था। यदि दोनों ही सदनों में वाद विवाद हो जाए, इन दोनों सदनों में जो है वो वाद विवाद उत्पन्न हो जाए सीनेट और राष्ट्रीय सभा में के बीच में, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है वो प्रधानमंत्री है वो दोनों ही सदनों के बराबर सदस्यों का एक संयुक्त सम्मेलन जो है वो बुला सकता था या संयुक्त सम्मेलन बुलाने की जो व्यवस्था है वो कर सकता था। यदि इस सम्मेलन में भी मतभेद दूर नहीं होते तो एक प्रस्ताव जो है वो गिर जाता है। अगर ये जो सम्मेलन प्रधानमंत्री बुलाता तो उसमें इन दोनों ही सदनों के बीच में जो मतभेद थे वो दूर ना हो तो प्रस्ताव जो है वो गिर जाता और धन विधेयक जो था वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय सभा में ही पेश किया जाता। यानी धन विधेयक जो था वो सबसे पहले है वो राष्ट्रीय सभा में जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये थी फ्रांस के संविधान की जो है वो प्रमुख विशेषताएं। अब अपन लेंगे फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार के से थी। सबसे पहले लेंगे अपन कि फ्रांस में जो है वो सामाजिक जो व्यवस्था है वो कैसी थी या लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार से था। बच्चों, फ्रांस के जो समाज है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर एक तरह से जातियों में सभी जो जातियाँ थी उन सभी जातियों में एक रूपता है वो पाई जाती है। यानी फ्रांस के समाज में जातियों में जो है वो एक रूपता पाई जाती है या एक रूपता जो है वो हमें दिखाई देती है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके जो सभी देशवासी थे
फ्रांस के वो फ्रेंच भाषा का जो है वो प्रयोग करते थे। यानी सभी जो कुछ एक क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए फ्रांस के, तो सभी क्षेत्र के जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा जो है वो बोलते थे। और इसी से जो है वहाँ देश में एकता की जो है वो हमें एकता जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। फ्रांस का पूरा क्षेत्र बच्चों राष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग है। और यद्यपि वहाँ पर बच्चों ईसाई धर्म की जो दोनों शाखाओं के लोग हैं वो थे, यानी ईसाई धर्म की दो शाखाएं जो थी उन दोनों ही शाखाओं के लोग हैं, फिर भी कैथोलिक जो धर्म के लोग हैं वो वहाँ पर अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में तो वहाँ स्थानीयता की झलक है वो भी हमें दिखाई देती है, और कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर क्षेत्रवार भी वहाँ जो है वो देखने को मिलता है। फ्रेंच समाज है उसमें दार्शनिकों का काफ़ी जो है वो महत्व है। यानी फ्रेंच जो समाज है फ्रांस का, उस फ्रेंच समाज में जो है वो दार्शनिक जो है उन दार्शनिकों का जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व है। फ्रांस में क्रांति के समय, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो उस समय में भी कई जो दार्शनिक थे उन दार्शनिकों ने वो अपना बहुत बड़ा योगदान है वो दिया। फ्रांसीसी जो लोग हैं बच्चों, वो रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि के जो विचार थे उन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी है, यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता को ज़्यादा पसंद करते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। विश्व की जो विचारधाराएं हैं उसका विचारधाराओं का भी जो फ्रांस का काफ़ी योगदान है वो पाया जाता है। यानी विश्व की विचारधाराओं में भी जो फ्रांस है उस फ्रांस का भी बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भावना है वो समाज में पाई जाती है। यानी फ्रांस का जो समाज है वहाँ पर समाज के लोगों में आपस में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना जो है वो बच्चों देखने को मिलती है। फ्रांस में विश्व समाज जो है, फ्रांस ने जो है बच्चों पूरे विश्व के समाज को जो है वो जनतंत्र शासन जो व्यवस्था है वो प्रदान की थी, तथा फ्रांस का जो समाज है वो पतन से कभी भी जो है वो नहीं हटा। यानी जो फ्रांस का समाज है वो अपने पतन से कभी भी पीठ नहीं या पीछे जो है वो नहीं हटा या पीठ उसने नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा जो है वो आगे बढ़ता रहा। जहाँ भी पतन हुआ उस समाज का तो वहाँ विकास ही हुआ। यानी जहाँ भी अगर उसका कहीं पतन भी हुआ है तो वहाँ पर जो है उसने विकास ही किया है। फ्रांस के समाज में जो है वो बच्चों संगीत, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, प्रशासन ने इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अस्थिरता के कारण जो है वो वहाँ पर फ्रांस के समाज को प्रगति करनी चाहिए, उतनी फ्रांस ने जो है वो प्रगति नहीं की। यानी अस्थिरता के कारण जितनी फ्रांस के समाज को प्रोग्रेस करनी चाहिए थी उतनी प्रोग्रेस जो है वो फ्रांस के समाज ने वो नहीं की। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है एवं सार्वभौम मताधिकार का है उसने भी समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। यानी शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था मॉन्टेस्क्यू का, और जो सार्वभौमिक मताधिकार का जो है उसने भी जो है वो समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। फ्रांस की राजनीति जो है उसका गढ़ है, यानी फ्रांस जो है वो उसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है, तथा यहाँ जो है वो इसे राजनीति प्रयोगों की प्रयोगशाला भी कहा गया है। यानी फ्रांस को जो है वो राजनीतियों का गढ़ के साथ साथ इसे जो राजनीति प्रयोगों की प्रयोगशाला भी कहा गया है। यहाँ के समाज ने एक विलक्षण कानूनी जो व्यवस्था है उसको अपनाया है। यानी यहाँ का जो समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने एक बहुत ही अलग ही जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था को अपनाया। वहाँ के लोगों ने राजतंत्रीय व्यवस्था के हमेशा से विरोधी रहे। यानी ये राजतंत्रीय जो व्यवस्था जो है उस राजतंत्रीय व्यवस्था के जो है ये विरोधी थे, तथा फ्रांस का समाज पूर्ण रूप से एक लोकतंत्रीय समाज रहा है। यानी फ्रांस का समाज जो था वो एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्रीय समाज उसको कहा जा सकता है, तथा फ्रांस में समुदायों की जो व्यवस्था है वो भी स्पष्ट रूप से
की गई थी। तो ये था फ्रांस के जो लोग हैं उन लोगों का सामाजिक जीवन जो है वो किस प्रकार से था। अब लेंगे अपन फ्रांस के लोगों का आर्थिक जो व्यवस्था है या उनका आर्थिक जो जीवन है वो किस प्रकार से था। बच्चों, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजनीति का प्रमुख नगर था। यानी फ्रांस की राजधानी कौन थी? पेरिस। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी का प्रमुख नगर है। यहाँ यह पेरिस जो है वो बेसिन के केंद्र में सोन और उसकी जो सहायक नदी है, यानी सोन और जो उसकी सहायक नदी है मारवे, उसके संगम पर स्थित है। जो पेरिस है वो सोन और सोन की जो सहायक नदी है मारवे, उसके संगम पर ये पेरिस स्थित है। पेरिस के चारों ओर जो है बच्चों, पेरिस बेसिन एक धनाढ्य कृषि प्रधान जो है वो इलाका है। यानी बहुत ही बड़ा जो है वो कृषि का इलाका इसको कहा जाता है। कृषि की उपज जो है बहुत अच्छी होती है, तो आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। जहाँ की उपज है वो पेरिस में एकत्र की जाती है। यानी इतना कृषि प्रधान इलाका है जहाँ की उपज जो है वो पेरिस में ही इकट्ठी कर दी जाती है। फैशन प्रिय लोगों की जनसंख्या के कारण, यानी पेरिस जो है वो फैशन प्रिय लोगों की जनसंख्या के कारण यहाँ अनेक प्रकार की जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो बनाने के उद्योग हैं वो भी चालू किए गए और वे विश्व विख्यात है। पूरे विश्व में जो है वो भी प्रसिद्ध है वहाँ के उद्योग। यह नगर जो है पेरिस, ये केवल कला, शासन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र ही नहीं है, बल्कि फ्रांस का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी इसको कहा जाता है। यहाँ का सुंदर रेशमी वस्त्रों के बनाने का जो उद्योग है वो सारे विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्त्रियों के नए नए डिज़ाइन के वस्त्र बनाने का जो उद्योग है वो भी यहाँ पर विशेष रूप से केंद्रित है तथा यहाँ फर्नीचर, वाद्य यंत्र और घरेलू सामान बनाने के कारखाने हैं वो भी अधिक जो है वो पाए जाते हैं तथा वायुयान, मोटर कार, वैज्ञानिक यंत्र, बिजली का सामान और हल्की धातु का सामान तथा इस और भी बहुत सारे जो अन्य कारखाने हैं वो भी फ्रांस में या पेरिस में जो है वो देखने को मिलते हैं। शराब बनाने के लिए भी जो है वो यहाँ एक प्रसिद्ध नगर है। यानी शराब बनाने के लिए भी जो पेरिस है वो एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ आटा जो है वो पीसने, यानी यहाँ आटा पीसने की जो चक्कियाँ तथा जूते के अनेक कारखाने भी है। यानी आटा पीसने की चक्कियाँ भी हैं और जूते बनाने के कारखाने हैं वो भी हैं तथा पेरिस जो है वो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। पेरिस जो है वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा फेमस केंद्र भी है। यह रेलों का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ रेल जो है वो भी है तथा और प्राय सभी मुख्य जो नगरों हैं उससे मिला हुआ है। यह जो है वो फ्रांस के जो प्रमुख नगर है उनसे भी यह पेरिस जो है वो जुड़ा हुआ है या उससे मिला हुआ है। यहाँ जल, थल तथा वायु मार्गों का भी संगम है। यानी जल, वायु और थल जो है उन तीनों ही मार्गों के जो है वो संगम यहाँ पर पाया जाता है। फ्रांस में जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है वो भी है तथा यहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग है वो भी है और रेशमी वस्त्र उद्योग है वो भी यहाँ पर बहुत देखने को हमें जो है वो मिलते हैं तथा यहाँ पर जो है बच्चों फ्रांस में लोहे और इस्पात का जो उद्योग है वो भी बहुत ज़्यादा है वो प्रसिद्ध है। यानी फ्रांस में लोहे की धातु की कमी नहीं है बच्चों कि यहाँ की जो लारेन की प्रसिद्ध खाने हैं उस खानों में अगर देखें तो फ्रांस की 90% जो कच्ची धातु है वो हमें यहीं से प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ जो घाटियाँ हैं उन घाटियों की जो किस्म है का कोयला मिलता है। यानी वहाँ पर जो है वो घटिया किस्म का जो कोयला है वो वहाँ पर पाया जाता है और यह भी कम मात्रा में, यानी बहुत ही घटिया किस्म का कोयला मिलता है लेकिन वो भी बहुत ही कम जो है वो मात्रा में मिलता है तथा देश का इस्पात जो उद्योग है वो लारेन प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी जो भाग है उसके कोयला क्षेत्र में ये स्थित है।
तो ये थे फ्रांस की जो है वो आर्थिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की थी, या फ्रांस के लोगों का जो आर्थिक जीवन है वो किस प्रकार से था, सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्रांस का जो संविधान है उसका पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया।